गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग। गुड इवनिंग। जी अभय सर, हाउ जी। आर यू सर? हाँ, फाइन। ओके, यस, देन वेलकम अभय सर। अब हम लोगों ने थोड़ा सा समय चेंज किया है। 11 बजे दिन में पहले रहता था, इसको इवनिंग में 4 PM कर लिया गया है, जिससे कुछ लोगों को ये होता था कुछ क्लास या कहीं आना जाना होता है तो 4 PM इज अ गुड टाइम। थोड़ा सा शिफ्ट किया गया इवनिंग में। तो जी जी, अच्छा है। और आपके तो कई क्लासेस बच्चे लोगों ने लिया है और क्लास चला है, और डे बाय डे सारे बच्चे अपने हिसाब से प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब चूंकि सिविल सर्विसेज मेंस हो गया है, अब फिर नए सिरे से अगले साल के लिए 24-25 के लिए बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ की अपनी प्लानिंग है, कुछ किए हैं और कुछ करेंगे। तो जस्ट आज आपसे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी करना हो, फोकस 1 साल या 2 साल का टारगेट लेके कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उनको टिप्स और अकेले पढ़ते हुए या ग्रुप में पढ़ते हुए कैसे करें जिससे सक्सेस की 80-90% उनकी गारंटी हो जाए। तो इस पे क्या उनको कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे पढ़ते हैं, कभी वो GS पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं और अपना सब्जेक्ट वाइज तैयारी भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक है या इसको और इम्प्रूव करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, 1 साल की 2 साल की। तो इसको अगर आप थोड़ा सा समझाएं कि कैसे ये लोग लेके चले और हर महीने 2 महीने अपनी तैयारी को कैसे समझे कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है, उसमें और कैसा इंप्रूव किया जा सकता है। और इसके अलावा जो पढ़े हैं उस पढ़े हुए को पार्ट को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उससे कैसे टैली कर सकते हैं कि जो उन्होंने ग्रेस्प किया है वो क्वेश्चन पेपर के अनुरूप उनका चल रहा है या नहीं। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा अगर ये बता देंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में फोकस पहले किस पे करना चाहिए, ये लोग किस पे फोकस करें, और प्रीलिम्स पे कब करें या मेंस पे कब करें, और किस तरह से दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन रखें। तो आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे, और इसके साथ ही किसी के कोई क्वेश्चन होंगे या अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे बच्चे लोगों से, वो लोग बताएंगे और क्वेश्चन उधर से आएंगे वो किया जाएगा। तो वेलकम के साथ आज आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। स्वागत है अभय सिंह सर, आप टेक ओवर कीजिए। वेलकम। थैंक सो मच। तो ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी सिविल सर्विसेज जैसे एक बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए प्रयासरत हैं, हम लोग जितने भी हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन फिर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आप अलाउ करें उसको, तो मैं उस प्रेजेंटेशन को आपको दिखाना चाहूँगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आज मैं ढूंढ रहा था कि प्लानिंग की बात चल रही है, वर्क प्लान की बात चल रही है। तो सिविल जी सर्विसेज का एग्जाम, ये क्या क्या डेट्स, कौन कौन से डेट्स में आने वाले हैं। तो लगभग 6 महीने पहले क्या होता है कि यूपीएससी का कैलेंडर अपलोड हो जाता है। तो न केवल उसमें सिविल सर्विसेज बल्कि और भी जो एग्जाम है, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, फॉरेस्ट सर्विस है, और भी बहुत सारे एनडीए, सीडीएस, सारे एग्जाम उस कब और किस डेट्स पर लिए जाएंगे, सारी चीजें उसमें होती है। तो आप उस कैलेंडर को भी आप देखते रहिए समय समय पर। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विस में ही अपने आप को डालें। और भी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप इकोनॉमिक्स में हैं तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए ट्राई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका साइंस है या स्पेशली बायोलॉजी से हैं तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए तैयार कर सकते हैं अपने आप को। तो वो कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें डेट्स भी मिल गया, जो कि डेट मैंने शेयर भी किया है आप लोगों से। तो मैं जी समझता हूँ सब लोगों को पता होगा कि कब ये हमारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होने वाला है। और जी ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अ, हम लोग भी जब एग्जाम दिया करते थे आप ही लोगों की तरह, तो
तो वेट करते थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका जो है वो ये कब हम जो है फॉर्म भरेंगे नोटिफिकेशन के बाद, कब उसके बाद हाँ, हमारा जो ये है पीटी होगा, कब मेंस होगा, कैसे तैयारी करेंगे। तो मैं पुराने दिनों को याद कर रहा था जबकि मैं सिविल सर्विसेज दिया करता था। तो इसमें काफी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और जैसा विषय है सिविल सेवा परीक्षा के लिए कार्य योजना, और अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो एक्शन प्लान बोलेंगे। ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज रहती थी। और चूंकि मैं दिल्ली आता जाता भी रहता था, तो जहाँ सिविल सर्विस का ऑफिस है उसको धौलपुर हाउस बोलते हैं। धौलपुर के महाराजा थे। तो जब अंग्रेज बना रहे थे नई दिल्ली, तो सारे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, राजे रजवाड़े, सबको अपना गेस्ट हाउस या जो भी कहिए बनाने के लिए दिल्ली में जगह दी गई थी। तो धौलपुर एक राज्य है राजस्थान में, तो वहाँ के महाराजा का वो गेस्ट हाउस था, जहाँ की अभी वो ऑफिस है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो चुका है उसमें। जो पुरानी इमारत है उसके अलावा उसमें एक नई बिल्डिंग प्लस एक एग्जामिनेशन हॉल तो पहले बन गया था, और उसमें हमने एग्जाम भी दिया था। तो जब उधर से हम बस से या ऑटो से गुजरा करते थे तो उसको देखा करते थे हसरत भरी निगाहों से कि अरे यही यूपीएससी। और यहाँ तक फितूर था दिमाग में कि पूरा एड्रेस याद हो गया था कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस, नई दिल्ली 110011, जो वहाँ का पिन कोड है। तो यहाँ तक फितूर चढ़ा हुआ था, और आंख मूंद कर हम लोग उस पर एड्रेस लिख दिया करते थे। पहले ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, तो लिफाफे में फॉर्म को भरकर हम लोग जमा किया करते थे। तो अगर आप दिल्ली आए होंगे तो हो सकता है आपने शाहजहां रोड में उस बिल्डिंग को देखा होगा, या नहीं भी आए हैं तो फोटोग्राफ या कभी टीवी के न्यूज में देखा होगा। तो हम लोग वर्क प्लान की बात कर रहे हैं, तो अगर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सबसे पहले यूपीएससी का ये गेट दिखाता हूँ, जिससे होकर अगर आपने क्वालिफाई किया मेंस के लिए तो आप अंदर जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार के लिए। और ये जो पुरानी बिल्डिंग है जिसमें 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया था, 2 बार सिविल सर्विसेज के लिए और एक बार एक ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, तो उसके लिए मैं आया हुआ था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है मेरे लाइफ से जुड़ी हुई, कि जब मैं स्टूडेंट था और इंटरव्यू वगैरह दिया करता था तो केवल 3 बार इस बिल्डिंग में आया। लेकिन जब नौकरी लग गई तो जब मैं एचआर देखना शुरू किया कई ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे एनडीए का एचआर देखता था, इंडियन आर्मी के जो एक विंग है सिग्नल्स का आईटी देखता था, और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस का, और अभी भी मैं एचआर देख रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उसके डीपीसी के मेंबर के रूप में या कोई डिस्कशन करने के लिए कई बार, मतलब ऐसा कोई मंथ नहीं होता था कि मैं इसमें नहीं आता था। और अभी फिर से जहां मैं काम कर रहा हूँ उसका एचआर डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, तो अभी फिर मेरा नाम आया है, और फिर से किसी डीपीसी के मेंबर के रूप में इस भवन में जो धौलपुर हाउस है फिर आने का मौका मिलेगा। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो है मेरे सपने कह लीजिए या जो भी कह लीजिए ये पूरे हुए थे। तो इसलिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि क्या आप तैयार हैं इस बिल्डिंग में घुसने के लिए, इसमें इंटरव्यू देने के लिए, या यहाँ पर काम करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है दिल्ली का। और जो इंडिया गेट के विसिनिटी में है, इंडिया गेट से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है, वहां आकर आप उसको देख सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, उसके बगल में एक गली है, उस गली में बहुत फेमस दिल्ली की चाट बिकती है। तो अगर अंदर नहीं घुस पाए तो आप वहां जाकर चाट का आनंद ले सकते हैं, चाट खाकर आप आ सकते हैं। बाद में जब इंटरव्यू देंगे तो आपको याद रहेगा, अच्छा इस गली में चाट खाए थे। और बाहर पहले क्या होता था, उसी गली में क्वेश्चन पेपर्स बिका करते थे प्रीवियस ईयर्स के। तो जब हम वर्क प्लान की बात करते हैं या एक्शन प्लान की बात करते हैं तो हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक होने चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इंटरनेट की सुविधा है, इंटरनेट पर भी ये सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और प्रिंटेड फॉर्म में भी अभी भी जब आप जाएंगे
बेरसराय में जवाहर बुक डिपो, तो वहाँ अवेलेबल है, वहाँ से खरीद सकते हैं, या प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है यहाँ पर कि जो मेरी सर्विस है उसका नाम है AFHQ सिविल सर्विसेज, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। तो हम लोग जो डिफेंस में 4 सर्विस हेडक्वार्टर्स और उसके अलावा 25 ऑर्गेनाइजेशन और है। जैसे मैं अभी DGQA क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर रहा हूँ, DRDO में मैंने काम किया है, DGNCC है, स्पोर्ट ये डिफेंस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, ऐसे करके 25 ऑर्गेनाइजेशन, तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में हम काम करते हैं। तो मैं डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में नहीं हूँ, मेरा जो सर्विस है वो AFHQ सिविल सर्विस है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने UPSC का सैर भी करवा दिया और उसके बारे में बताया, चाट खाकर आइएगा। अब हम बात करें अपने बारे में, तो मेरे बारे में बहुत सारी चीजें मालूम है आप लोगों को पहले से भी, कई बार मैंने क्लास भी लिया है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी अचीवमेंट प्रोसेस का, तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे उसी प्रोसेस का एक एक्सटेंशन है। वहां पर एक ब्रॉडर हमने ओवरव्यू लिया कि जीवन में कुछ करना है, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, या कोई नौकरी के लिए या कुछ और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं, उसकी सीढ़ियां का क्या हो सकती है, और कैसे हम अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो हमने कभी देखे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कदम होता है वो लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाओ से एक चीनी दार्शनिक हुए, लास्ट टाइम भी इस स्लाइड को मैंने दिखाया था कि भले ही वो यात्रा 1000 किलोमीटर लंबी क्यों नहीं, लेकिन जब तक हम पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक वो कहीं भी शुरुआत नहीं होगी इस यात्रा की। तो कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि बोलते हैं ठीक है, आज थोड़ा जो है वो बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है करीना कपूर की, उसको देख के आ जाते हैं। कल जो है वो माता का जगराता था, आज थोड़ा अभी वो नवरात्रि का समय है, उसको घूम कर आ जाते हैं थोड़ा, फिर कल फिर वहां चले जाते हैं। चलिए अब नवरात्रि के बाद विजयदशमी के दिन से हम शुरू करेंगे। तो एक निर्मल वर्मा का हिंदी में बहुत फेमस उपन्यास है, ना आने वाला कल, है ना, टुमारो नेवर कम्स नाम की ये बॉलीवुड की एक फिल्म भी है। तो वो कल जो कभी आए ही नहीं, तो उससे अच्छा आज ही वो काम शुरू कर दिया जाए, आज ही हम उसके पहले कदम पर चल पड़े। तो पहला कदम क्या होगा, हम में से हर कोई जानना चाहेगा या पूछना चाहेंगे आप कि ठीक है आप बता तो रहे हैं कि पहला स्टेप तो लीजिए, पहला स्टेप होगा क्या। तो मैं फिर बताऊंगा कि पहले स्टेप की भी चर्चा हमने लास्ट टाइम की थी कि उपलब्धि के विषय में सोचें, जीवन में हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, करियर क्या होगा हमारा, उसके विषय में सोचना पड़ेगा। जब सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और आजकल बहुत फेमस एक टूल है मैनेजमेंट का, उसको बोलते हैं SWOT एनालिसिस। आज मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बाद में फिर कभी हम उसकी चर्चा करेंगे अगर अवसर प्राप्त हुआ तो S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और W का मतलब होता है वीकनेसेस। ठीक है, हम सिविल सर्विस के एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, हमने सोच लिया कि ठीक है सिविल सर्विस देना है, तो हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है जो सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक करने में, वहां पास करने में, प्रीलिम्स का एग्जाम पास करने में, अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो हमें सहायता प्राप्त कर सकता है। क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या हमारे पर्सनालिटी में ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या कमजोरियां हैं। और आजकल हम लोग जो डब्ल्यू है स्ट्रेंथ और वीकनेस में, तो वीकनेस को वीकनेस नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। वैसे क्षेत्र जो हमारे पर्सनालिटी का अहम क्षेत्र है, जहाँ की हमको अपने आप को और ज्यादा विकास करने की, वहां पर सुधार की गुंजाइश है। अगर हम उन क्षेत्रों में सुधार कर पाते हैं, उन क्षेत्रों में कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा लक्ष्य है, जिसके विषय में हम सोचा है और जिधर हम चलना चाहते हैं उधर हम चल सकते हैं, जो सोचा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके विषय में सोचना है कि हमें ये करना है, हमें ध्यान केंद्रित करना है। ये नहीं कि आज सोच लिया सिविल सर्विस देंगे, कल MTS का भी फॉर्म भर दिया, परसों जो है वो कोई प्राइवेट बैंक वाला आ गया बोला यहाँ काम कर लो,
तो इतना पैसा मिल जाएगा। तो वहां तुरंत आपको 10, 5 या 25 हजार रुपया मिल रहा है। यहाँ पर पता नहीं है, पता नहीं पीटी भी क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आपने तुरंत उसको ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा और उस सोच पर अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा। यहाँ सिविल सर्विस के विषय में सोचा है, उसमें पहुंचने के विषय में सोचा है, तो हमको वहां पर स्थिर रहना है, अपने सोच को स्थिर रखना है। अगर सोच लिया तो फिर क्या करना होगा? पहला कदम है सोचने का, दूसरा कदम है निर्णय लेने का, डिसाइड करने का। तो निर्णय लेने का मतलब यह है कि ठान लेना कि कुछ भी हो जाए हमको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना ही है, और कोई सर्विस मेरे लिए नहीं बनी है, ये एकमात्र सर्विस है जिसके लिए मैं बना हूं, और हर किसी कीमत पर मैं इसको हासिल करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले 2 स्टेप, पहले आपने सोचा कि सिविल सर्विस का एग्जाम देना ही है, किसी भी हालत में उसको हमें पास करना है। वहां स्थिर हुए, अपने मन को, मस्तिष्क को आपने स्थिर किया, है ना। वो गीता में भी बार बार कहा जाता है कि इंद्रियां जो हैं वो विषयों की तरफ भागती हैं, है ना। फिल्म देखने का मन करता है, गाना देखने का मन कर रहा है, दुर्गा पूजा का मेला देखने का मन कर रहा है, कहीं दोस्तों के साथ घूमने का मन कर रहा है। लेकिन इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, उस पर थोड़ी सी पाबंदी लगाते हैं कुछ दिन के लिए, जिससे कि हम ध्यान को एकाग्रचित करें, जो सोच है वो एकाग्रचित हो, और हम उस एकाग्रचित सोच के साथ हम निर्णय लें, डिसाइड करें। तो ये प्लानिंग का जो पहला 2 स्टेप है, सोचना और डिसाइड करना। फिर क्या आता है? क्यों हम बात करते हैं बाद बाद में कि भाई आप डिसाइड कर रहे हैं, निर्णय करें, कि जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक आप पक्का नहीं करेंगे, जब तक आप ठान नहीं लेंगे, तब तक क्या होगा? आपके जो करियर का चॉइस है वो निर्धारित नहीं होगा। जीवन में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? अगर आप जाएं किसी रेलवे स्टेशन पर, और वहां पर आप जो टिकट जहां मिलती है, टिकट बुकिंग काउंटर पे आप बोलिए टिकट दे दो, तो जो बुकिंग क्लर्क है उसका क्या जवाब होगा? कहाँ का टिकट चाहिए, है ना। अगर आपको मालूम नहीं है तो टिकट जो बेचने वाला है वो कहाँ का टिकट देगा और क्या समझेगा आपके विषय में? ये तो लगता है कहीं का ये पागल टाइप का आदमी कुछ आ गया, टिकट दे दो। तो उसी तरह से कहाँ जाना है, जैसे यात्रा का डेस्टिनेशन हमको मालूम है कि टिकट कटा के हमें आजमगढ़ जाना है ना, पटना जाना है, यहाँ से देवरिया पहुंचना है, बनारस पहुंचना है, हैदराबाद जाना है। उसी तरह से हमें यह भी पता होना चाहिए कि अपने जीवन रूपी यात्रा में हमें कहाँ तक का सफर तय करना है, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तब तो कार्य योजना बनेगी। अगर दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत की बात करें जो ताजमहल है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, सुना है 20 साल तक 20 हजार मजदूरों ने काम करके लगातार उस पर मेहनत करके उसको बनाया। लेकिन ताजमहल यूं ही नहीं बना, पहले ताजमहल का एक्शन प्लान बना था, ताजमहल का नक्शा बना था, ताजमहल की प्लानिंग हुई थी। तो ऐसे ही जिस ताजमहल, जिस स्वप्न की तामीर हम करना चाहते हैं, जिस ख्वाब की तामीर करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए कोई प्लानिंग है हमारे पास? क्या कोई कार्य योजना है? क्या कोई एक्शन प्लान है? तभी ये डिसीजन कहीं ना कहीं ठहरेगा। नहीं तो एक हवा का झोंका आएगा, कुछ और हमारे पास डेविएशंस होंगे, और हम बहती हुई धारा के साथ, जीवन में जैसे बहती हुई लहरों के साथ बह के कहीं और किनारे लग जाएंगे, और जो सिविल सर्विसेज का ख्वाब है हम तक ख्वाब ही रह जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप निर्णय लें और उस निर्णय पर स्थिर होकर तब डिसाइड करें। ये नहीं कि आज एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं, कल वो एलडीसी का भी भर दिया, परसों असिस्टेंट का भी भर दिया। आप अपने एज को देखिए, किस एज में आप एग्जाम दे रहे हैं, है ना। अगर 20, 22, 23 साल तक एज है तो एमटीएस का एग्जाम आप बाद में भी दे सकते हैं। तो सिविल सर्विस का मतलब केवल सिविल सर्विस है, ये नहीं है कि सारे फॉर्म भर रहे हैं, बैंक पीओ आ गया उसको भी भर दिया। उसके साथ जो आप एग्जाम दे सकते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट हो सकता है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी, जैसे यूजीसी का एग्जाम दे सकते हैं, इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा सिविल सर्विस की तैयारी में।
लेकिन अगर आप बैंक पीओ का एग्जाम देंगे तो ये आपको सिविल सर्विस में हेल्प नहीं करने वाला है। अगर आप क्लर्कियल कैडर का एग्जाम देंगे, असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम देंगे, तो ये किसी तरह से आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा और आप उसका भी जो चांस है वो मिस करते जाएंगे। तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कैरियर का डिसीजन हम ले रहे हैं, अपने पूरे जीवन का हम डिसीजन ले रहे हैं, तो उस पर हम स्थिर रहें। फिर क्या है, आप ड्रीम करिए। बार बार आजकल इसी की बात होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात होती है कि उन चीजों को वो घटित होते हुए हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है ना। मैं कहीं का डीएम लग गया हूँ, मेरी कार जो लाल बत्ती वाली है वो कलेक्ट्रेट में आके रुकी है, मेरा दरवाजा कोई खोल रहा है, मैं उसमें से निकल रहा हूँ, मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, अपनी कुर्सी पर, है ना, मेरा जो स्टाफ है वो मेरे सामने खड़ा है। इन चीजों को विजुअलाइज करिए, ठीक है, लेकिन वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज एक बहुत ही दिन अच्छा है, आज का जो दिन है वो स्टूडेंट दिवस, स्टूडेंट डे, विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज जन्म दिवस है हमारे जो जी। भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। और मेरा सौभाग्य है कि उनके अंडर में डीआरडीओ हेडक्वार्टर में मेरा एक टेन्योर गुजरा था, उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस ग्रेट पर्सनैलिटी से। तो आज हर विद्यार्थी के लिए जो यहाँ पर आए हुए हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और विद्या के द्वारा ही उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि क्वेश्चन आउट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, चोरी कर लेंगे। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में ऐसा कहीं भी कोई स्कोप नहीं है दाएं बाएं जाने का, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने ड्रीम के बारे में क्या कहा, एपीजे अब्दुल कलाम को, क्यों हम बोलते हैं सपना देखें। तो सपना देखने का मतलब ये नहीं है कि सोने के बाद जो सपने देखते हैं, है ना, स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या अपने मन माफिक कोई काम कर रहे हैं। तो कलाम साहब ने बोला सपने वो हैं जो कि आपको सोने नहीं दे। एक गाना भी है बड़ा अच्छा, कांच के ख्वाब हैं आंखों में गड़ जाएंगे, आपको प्रेरित करते रहे कि उठो, है ना। ये सोने का वक्त नहीं है आपके सिविल सर्विस की तैयारी का वक्त, ये सोने का वक्त नहीं है। जीएस में आपने पिछली बार अच्छा स्कोर नहीं लाया था, जीएस की तैयारी का वक्त है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड या उसको क्या बोलते हैं दूसरे जो कॉमन लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं हम लोग ये रीजनिंग, तो उसको तैयारी करने का, या मेंस में क्या होगा, अभी आपने पीटी तो क्वालिफाई कर लिया, मेंस के लिए पढ़ने का वक्त है। तो वैसे ख्वाब होने चाहिए जो कि आपको सोने नहीं दें, और अपने काम की तरफ, अपने वर्क की तरफ, जो पढ़ाई है, जो तैयारी है, उसके तरफ प्रेरित करते रहें। और उन्होंने ये भी कहा कि जब आप सपने देखेंगे, वैसे सपने जो कि आपको सोने नहीं देंगे, तो वो आपके जीवन में बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल, कठिन समय लेके आएगा। तो उस कठिन समय में क्या करना है, वो कठिन समय क्यों है, वो कठिन समय आपकी सफलता का मूल्य है ना। हम लोग यहाँ पैसे से सिविल सर्विस अगर होता रहता, तो जो बड़े बड़े लोग थे वो जमीन जायदाद बेच के, या जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए है, वो आराम से वो डीएम का पोस्ट खरीद के वहां बैठ सकते थे। तो ऐसा नहीं है। इसको जो है हम कहते हैं कि जो खून पसीना और आंसुओं से इसको प्राप्त, इसकी कीमत चुकाई जाती है ना। ये जो आपका इंटेलेक्ट है, जो आपका टैलेंट है, उसके साथ जब हार्ड वर्क आती है, हार्ड वर्क मिलता है, निराशा आती है, आंसू आते हैं, पसीना बहाना पड़ता है, एग्जामिनेशन हॉल तक जाने के लिए पैसा नहीं है, आप पैदल चल रहे हैं धूप में, है ना, आपका खून जल रहा है, तो इन चीजों से आपको इसका मूल्य, जो आप सफलता जिसके बारे में आपने सोचा है, आपने निर्णय लिया है और आपने स्वप्न भी देखा है, उसकी कीमत इन रूपों में अदा करनी पड़ेगी आपको।
ये नहीं कि आए ठीक है अब कल से देखेंगे, एक पन्ना पढ़ा, एक पैराग्राफ, उसके बाद नींद आने लगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई आदमी किसी को भी, अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी इसमें बैठ सकते हैं, और ग्रेजुएशन हो गया आपका, 18 साल की उम्र हो गई आपकी, तो आप अपना अच्छा भला खुद समझ सकते हैं, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। और वो भी किस लिए मोटिवेट करे कि तुम डीएम बन जाओ, तुम सिविल सर्विसेज क्रैक कर लो, जो दुनिया, ये इंडिया का जो सबसे अच्छा जॉब समझा जाता है, उसमें जाने के लिए क्या किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। इसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड आदमी चाहिए, और सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति नहीं है जो कि कुछ मुश्किलों से कुछ कदम चलने के बाद जिनको थकावट हो जाए, है ना, जिसमें तुरंत निराशा घर जाए, तो ऐसे व्यक्ति इस रास्ते पर चलने के काबिल नहीं है। मैं थोड़ा कटु शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि आपने निर्णय लिया, वो किस मस्तिष्क से, किस हृदय के साथ आपने निर्णय लिया कि मुझे ये काम करना है, जबकि पहले मालूम है कि न केवल भारतवर्ष बल्कि दुनिया में सबसे कठिन एग्जाम, जो भारतवर्ष में दो एग्जाम होता है, एक आईआईटी का जेईई और एक सिविल सर्विसेज, और तीसरा जो नीट है मेडिकल का, ये दुनिया में टफेस्ट एग्जाम है इसको क्रैक करना। जो यूएसए में जो हमारे फ्रेंड लोग रहते हैं, वो बोलते हैं एमआईटी में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना आसान है बनिस्पत की आईआईटी में किसी का एडमिशन हो जाए भारत में। तो उसी तरह से जो हमारे सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इट इज टफेस्ट नट टू क्रैक, दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम्स में एक है ये। तो इसकी जो तैयारी होगी, इसके लिए जो एक्शन प्लान होगा, इसके लिए जो कार्य योजना होगी, वो भी टफ होगी। उनके पास एक ही काम होता है मोस्टली, कि जो वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, कंसंट्रेट किए हुए हैं। तो उस दृष्टिकोण से कितना टाइम आप दे पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट। एक और चीज है इसमें यहाँ पर, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मोटिवेशन के विषय में, कि कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, आप कुछ भी कर लें, है ना। तो और इसके लिए क्यों मोटिवेट करना कि भाई तुम एक क्लास 1 जॉब ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपको क्यों कोई मोटिवेट करेगा? और जो मोटिवेट नहीं होगा कि हमें मेहनत करने से ये बहुत ही अच्छा जॉब मिलने वाला है, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो या तो उसके लायक नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये समझना कि कल जो कुछ और हो गया, आज जो है वो दांत दर्द कर रहा है, कल कान दर्द कर रहा है, इसके कारण मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो प्लानिंग की बात चल रही थी, कैसे प्लान करना है, जो मुश्किल काम है ना। जैसे ताजमहल के बारे में मैंने बताया कि 20 साल में बना था, तो 20 साल में तो नहीं, ये जो आपका प्लान है वो 2 से 3 साल का प्लान है। 2 से 3 साल में अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दें, और 2 से 3 साल तक लगातार अगर आप इस पर लगे रहेंगे, तो कहीं न कहीं से आपको ऐसा रास्ता नजर आएगा कि आप उस रास्ते पर चलकर अपने आप सफल हो सकते। तो वर्क प्लान या कार्य योजना की बात क्यों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम भी ये स्लाइड मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप योजना नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। इफ यू फेल टू प्लान, इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। इसलिए योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं। आप इंजीनियरिंग में देखिए, ब्रिज बनता है, अभी सबसे ऊंचा दुनिया का ब्रिज बना है कश्मीर में, रेलवे का ब्रिज। तो ब्रिज ऐसे ही नहीं, वहां पर वो सारा गार्डर और जो कंक्रीट सीमेंट सब गिर गया और बनना शुरू हुआ। उसके लिए प्लानिंग होती है, पहले सर्वे होता है ना, डिसाइड करते हैं। ये जो जो स्टेप्स हमने यहाँ आपके लिए बताए, वो सारे स्टेप्स ब्रिज बनाने के लिए भी पूरा होता है।
फिर जो इंजीनियर, जो डिजाइनर होता है, वो डिजाइन को अपने सपने में देखता है, वो विजुअलाइज करता है, अच्छा इस तरह का ब्रिज होगा, है ना। फिर उसका वो डिजाइन तैयार करता है, फिर उस पर काम शुरू होता है। तो इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स 2 to 3 years प्रोसेस। ठीक है। अगर 2 या 3 साल में की जो योजना हम बनाते हैं, तो और उसमें अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो या तो योजना में कुछ गड़बड़ी है, या ये हमारे लायक नहीं है। और इसके लिए बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है यूपीएससी से भी बेटर अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। बहुत से ऐसे कैरियर हैं आज के डेट में जो कि सिविल सर्विसेज से भी ज्यादा अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। लीगल कैरियर है, जो फिनेंशियल सेक्टर का कैरियर है, जो इंटरप्रेन्योरशिप में लोग जा रहे हैं आगे, तो उनको भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम दिया है खास करके, तो आपका आउटलुक इतना अच्छा हो जाएगा कि उस एरिया में भी, चाहे वो लीगल एरिया हो, चाहे वो इंटरप्रेन्योरशिप हो, या फिनेंशियल एरिया हो, वहां भी आप काफी सफल हो सकते हैं। और जाने दीजिए, आपने योजना बनाई, मेहनत किया, सब कुछ किया, सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं। आपका पूरा परिवार संस्कारित हो गया, आपके छोटे भाई बहन आपको देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं, है ना। मेरी ये बड़ी बहन क्या कर रही है, या बड़ा भाई भैया क्या कर रहे हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं वो लोग। और मेरी जस्ट एक छोटी बहन है जो कि अभी रेवेन्यू सर्विस में है, इनकम टैक्स कमिश्नर है। तो हम लोग जब दोनों तैयारी कर रहे होते थे, तो और जो हमारे घर में बच्चे थे, उन लोगों ने हमें ऑब्जर्व किया, और नतीजा क्या हुआ कि वो लोग भी आज अपने जीवन में कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं। हमारे जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे, वहां तक वो लोग भी काफी ज्यादा प्रेरणा का कारण उनके हम लोग बन गए। फिर जो आपका नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो उस जनरेशन को आप एक संस्कार देंगे, है ना। हो सकता है हमारे परिवार में से बहुत से लोगों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की। मैं आपको अपने अगर परिवार के विषय में बताऊं, तो पहले जो हमारा घर था, तो वहां दरवाजे पर कोई पढ़ाने वाला पंडित वगैरह होता था, और नाम मात्र का जो पढ़ना लिखना, चिट्ठी लिखना वगैरह सिखा उखा करके वो चला जाता था। तो मेरे जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, वो उस इलाके में पहले मेट्रिकुलेट थे। ठीक है। और जो हमारे पिताजी थे, वो उस इलाके में पहले पोस्ट ग्रेजुएट हुए। तो आप नतीजा देख रहे हैं उसका। मेरे पिताजी बिहार सिविल सर्विसेज में, वो बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, वहां से रिटायर कर गए, और अभी कुछ दिन पहले इस दुनिया में नहीं रहे। जी जी तो उनके प्रयासों का, उनके संस्कारों का असर हम लोगों पर पड़ा, और हम भारत सरकार की सेवा में, हम सिविल सर्विसेज क्रैक करके आए। और स्पेशली जो लड़कियां हैं, है ना, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी हो, विवेकानंद हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, सबने स्त्री शिक्षा पर विशेष उन्होंने बात की है। क्यों? है ना, पुरुष को नौकरी लग जाएगी, वो चला जाएगा काम पर, घर आएगा, फिर वो जो है वो खाना पीना खाएगा, सो जाएगा, फिर अगले दिन काम पर जाएगा। लेकिन अगर किसी घर की स्त्री शिक्षित है, उच्च शिक्षित है, उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी किया है, या किसी अच्छे पदों पर है, तो क्या होगा, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी में वो जो शिक्षा का संस्कार है, वो कहीं ना कहीं प्रवाहित होता जाए। तो पुरुष की शिक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल है स्त्री की शिक्षा, और ये नजर भी आने लगा आज के डेट में। जहां भी अगर बच्चों की सफलता के बारे में बात करें, जिन घर के परिवार के बच्चों ने कुछ अच्छा किया है, तो आप वहां जाके देखिए, तो 80% केसेस में वहां आपको पता चलेगा कि उस घर की महिलाएं बहुत ही ज्यादा शिक्षित थी, और शिक्षा पर उनका विशेष जोर शुरू से। बच्चे के पीछे आजकल बाप से ज्यादा माँ की चिंता होती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसे आगे बढ़े, मेरी संतान कैसे आगे बढ़े। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी पूरे जीवन को बदल देता है।
आपके जीवन में कई चॉइसेस को लाकर खड़ा कर देता है, कई आयामों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये तैयारी इतनी सीरियस चीज है, इतनी गंभीर विषय वस्तु है ये केवल पीटी या मेंस क्रैक करने तक ही सीमित नहीं, बल्कि बहुत कुछ, बहुत से संस्कार, बहुत सी जानकारी, बहुत बड़ा आउटलुक आपको देकर जाने का। तो इस कारण ये जो युवा वर्ग है हमारा, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। और इसीलिए आपको क्या करना है, योजना बनाना है। ठीक है, तो योजना बनाएंगे कैसे, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप योजना बनाते हैं तो आपकी तैयारी शुरू होती है। अभी तक तो एक दो कदम हम चल के देख रहे थे। जैसे हम दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं तो पहले दुकान को बाहर से ही देखते हैं, आजकल शीशा वगैरह लगा रहता है, अच्छा कैसा है, कौन सा डिजाइन है, फिर उसमें से कोई डिजाइन पसंद आता है तो अंदर घुसते हैं। तो ऐसे ही सिविल सर्विसेज के बारे में जो कुछ जानकारियां हमने दी, कौन कौन से कदम होंगे, आपको हमने उससे रूबरू कराने का प्रयास किया। अब हमारा क्या होगा, तैयारी शुरू होगी कि अब करना क्या पड़ेगा, कैसे तैयारी होगी, प्लानिंग कैसे होगी। तो प्लानिंग क्या है, सफलता की तैयारी है। और अगर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कह दिया है, बिना प्लान के किया हुआ जो कार्य है वो असफलता की ओर ले जाएगा, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, तो प्लानिंग करने के लिए आपके लिए लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीछे के स्लाइड को देखें, यहाँ एक पेंसिल भी रखी हुई है, इसीलिए मैंने जानबूझ के इसको लगाया है कि उसमें पेंसिल है, आपको जी लिखना पड़ेगा कितने घंटे दिन में आप क्या करेंगे, कितना आप जीएस में देंगे, कितना ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड को देंगे, कितना सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी में लगाएंगे, कब तक आपका कौन सा कोर्स खत्म होगा, कब तक कौन सा पेपर की तैयारी पूरी हो जाएगी। एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, पूरी की पूरी योजना को आपको लिख के बनाना पड़ेगा, तभी वो योजना है, नहीं तो ख्याली पुलाव है ना, कैसल इन द एयर, जो ताश के पत्तों से बना हुआ घर है, या जो सी बीच पर जब हम जाते हैं तो एक अच्छा सा घर बच्चे खेलते हुए बनाते हैं, और बस एक लहर सागर की आती है, पूरे को छिन्न भिन्न करके चली जाती है। तो अगर आपने लिखा नहीं, क्योंकि लिखने की जो प्रक्रिया है वो उसमें कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं किसी चीज को तो देखिए तीन डिफरेंट प्रक्रिया है। पहले आपने उसको सोचा लिखने के पहले क्या लिखना है, एक बार आपके दिमाग में आया, जब आप लिखते हैं तो फिर वो आपके दिमाग में आता है कि क्या आप लिख रहे हैं, वहां पर फिर कंसंट्रेशन होता है, और तीसरी बार आप उसको रीचेक करते हैं जो लिखा वो सही है या नहीं। तो ये तीन प्रक्रिया से गुजरते हैं, तीन बार एक ही बिंदु पर आपका मस्तिष्क केंद्रित होता है, और यहाँ से क्या होता है कि जो लिखित योजना है कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में बार बार उमड़ती उमड़ती है, सॉरी, कि जो हमने अपने आप से वादा किया था, अपने आप से प्रॉमिस किया था, अपने आप से प्रतिज्ञा की थी, और उस प्रतिज्ञा को हमने रिटर्न फॉर्म में वहां लिखा है, तो क्या उसको हम पूरा करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं। इसीलिए लिखिए जरूर, लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे तो तैयारी होगी। ठीक है, और इस स्लाइड में यही लिखा हुआ है कि अगर हम सपनों को लिखते हैं तो वो गोल बन जाता है, और उन गोल्स को अचीव करने में क्या क्या स्टेप्स होंगे, अगर वो हम लिखते हैं तो क्या होगा, वो प्लान बन जाएगा, और जब प्लान बन जाएगा तो जो भी हमारे सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं, वो यथार्थ के रूप में परिणत हो सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उनको लिखित रूप में हम अपने सामने एक गोल के रूप में प्रस्तुत करें। और क्या प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए एक फ्रेमवर्क है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको पता ही होगा, ग्रुप में मैंने डाला था कि 14 फरवरी 2024, हालांकि उस दिन एक और मजेदार इंटरेस्टिंग डे भी है, वैलेंटाइन डे भी है। तो आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को चिट्ठी लिखते हैं, गुलाब का फूल देते हैं, प्रपोज करते हैं, या आप सिविल सर्विस का फॉर्म भरते हैं, दोनों रास्ते आपके साथ हैं। ठीक है, बड़ा शोर रहता है उस समय वैलेंटाइन डे का ही, और यूपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से उसी दिन
फॉर्म भरने की शुरुआत का भी दिन है। तो कौन सी शुरुआत आप करना चाहेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ जो अभी आने वाला है। और अगर आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे कब नोटिफिकेशन निकलने वाला है। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन निकलता है, पहले वो गजट में आता था उसका नोटिफिकेशन। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो ऑफिस होता था वहां हम लोग जाया करते थे, सबसे पहले वहीं पर आता था। फिर क्या है, जो पीटी एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसका भी डेट अनाउंस हो गया है। ठीक है, ये किस दिन होने वाला है? 26 मई सन 2024 को। एकदम डेट दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, 26 मई 2014। उसके अलावा आपको कुछ नहीं नजर आना चाहिए। जो द्रोणाचार्य और अर्जुन की कहानी है ना, जो परीक्षा ले रहे थे पांडवों और कौरवों की शिक्षा देने के पश्चात, धनुष विद्या की उन्होंने परीक्षा ली। तो सबको बुलाया, बोला क्या देख रहे हो? भीम बोला पूरा पेड़ है, आकाश है ना। दुर्योधन ने बोला वहां पर पेड़ की डाली है, उसमें चिड़िया लटकी हुई है। अर्जुन से बोला वत्स तुम क्या देख रहे हो? द्रोणाचार्य ने, अर्जुन का उत्तर था गुरुदेव मैं केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूं। तो क्या तुम्हें ये पूरा वृक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा? बोला नहीं। वृक्ष की टहनी नहीं दिखाई दे रही है? बोला नहीं। क्या तुम्हें वो चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है? बोला गुरुदेव नहीं, मुझे केवल वो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो सारे डेट्स को भूल जाइए। जो वैलेंटाइन डे है, जो आपका बर्थडे है, जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, कोई और आयोजन है, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, कोई पूजा हो, होली, दिवाली, दशहरा, एक डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अगले साल होने वाला यूपीएससी के द्वारा संचालित होने वाला जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, पीटी एग्जाम, उसका डेट, वही डेट। उसके अलावा सारे डेट को भूल जाइए। अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट है तभी डेट को याद रखने की जरूरत। ठीक है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण डेट तब इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है जब आप ये पीटी क्वालिफाई करते हैं, जब आप मेंस एग्जाम में अपियर हो रहे होंगे। और ये होने वाला है 20 सितंबर 2024 से। ये 7 से 10 दिनों के अंदर ये पूरा का पूरा एग्जाम आजकल हो जाता है। तो आज का जो ये मुख्य उद्देश्य है, जो प्लानिंग का, जो वर्क प्लान का, वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, आपको मैंने यूपीएससी का चित्र भी दिखा दिया, वहां की यात्रा भी करा दिया, चार्ट के बारे में भी बता दिया वहां पर, और डेट्स भी बता दिया। ठीक है, इनसे सारी चीजों की चर्चा हो गई। लेकिन हमारे पास समय कितना बचा हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण चीज अब ये आता है। ठीक है, डेट तो अनाउंस हो गया, 14 को फॉर्म भरा जाएगा और 24 मई को एग्जाम होगा। लेकिन समय कितना बचा हुआ है? अगर आप उंगलियों पर गिन के देखेंगे दोस्तों, तो आपके पास केवल 7 महीने का समय है जो पीटी एग्जाम आने वाला है। और पीटी और मेंस के बीच में आप देखिए कितना समय है ना, मई में है। तो कितना है, 4 महीने के भीतर क्या आप तैयारी कर पाएंगे मेंस की? जी सर। नहीं नहीं, वो चार चार महीना है। जी केवल चार हाँ। महीने और आज से 7 महीना है हमारा पीटी के लिए। जी ठीक है, तो हमारी जो प्रिपरेशन होगी उसी हिसाब से होगी। अगर आपके पास ज्यादा समय है, चांसेस ज्यादा है ना, 5 चांस किसी को, 7 चांस किसी को, और भी ज्यादा चांसेस मिलते हैं, तो उस हिसाब से हमको प्लान करने की जरूरत है। अगर आपका जो उम्र है उस हिसाब से अगर आपका चांस ज्यादा बचता है तो आप पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए सीरियसली। और नहीं, अगर आपका की उम्र ज्यादा निकल चुकी है तो सीधे मेंस की तैयारी शुरू करिए। क्योंकि अगर पीटी में हो भी गया तो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये मैन टू मैन वेरी करेगा। आपका एज, आपका चांस, नंबर ऑफ चांस जो होता है, यूपीएससी किसी वर्ग को ज्यादा देती है, किसी को कम देती है, इस पे डिपेंड करता है। इसे हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप योजना बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे सामने प्रश्न होता है। कौन सा प्रश्न आता है?
जो शुरुआत हमारी हो रही थी चर्चा की, तो शिव कुमार साहब ने बोला भी था कि पहले पीटी दें या पहले मेंस। तो मोटे तौर पर मैं आपको जवाब दे चुका हूं। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा चांसेस हैं तो आप पीटी की तैयारी शुरू करिए। अगर आप पीटी में क्वालिफाई करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और वो मोटिवेशन उस साल नहीं तो उसके अगले साल आपको मेंस क्वालिफाई करता जाएगा। पीटी के बारे में सोचना भी छोड़ देंगे आप। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके लिए और भी कई स्ट्रेटेजी होती है। जब मैं एग्जाम दे रहा था, अभी क्या है मुझे पता नहीं, तो मेरा विषय, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स में, तो पहली बार मैंने इकोनॉमिक्स से दिया था पीटी। पहले सब्जेक्ट भी हुआ करता था, तो आज के डेट में सब्जेक्ट नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और वो आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज जिसको कहते हैं, यही दो पेपर है। तो मैंने चेंज किया, क्योंकि उस समय सब्जेक्ट के प्रोपोर्शन में लिए जाते थे कैंडिडेट्स। जिस सब्जेक्ट को ज्यादा लोगों ने ऑप्ट किया, उसके रेशियो में उसमें लिए जाते थे। तो इकोनॉमिक्स को कम लोग ऑप्ट करते थे, तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा स्कोर करने के बाद सिलेक्शन होता। और हिस्ट्री या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी को ज्यादा लोग ऑप्ट किया करते थे। तो मैंने इकोनॉमिक्स को छोड़ के हिस्ट्री को लिया पीटी के लिए, और नेक्स्ट ईयर में क्वालिफाई भी कर गया पीटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस जी तरह से आपको भी देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा एरिया जो है वो मजबूत है। जो दो वहां पर होता है, एक जनरल स्टडीज और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, तो किसमें आप ज्यादा टाइम दें। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप सीधे मेंस की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अगर पीटी में हो गया तो मेंस के लिए पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। एग्जाम देने के कुछ दिन बाद तो आदमी ऐसे रहता है, चलो एक एग्जाम खत्म हो गया, अभी दो चार सिनेमा देख के आते हैं, थोड़ा मॉल घूम के आते हैं, क्रिकेट मैच देख लेते हैं, है ना, कोई फिल्म देख लेते हैं टीवी पर। तो ये दो महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है। समय ज्यादा है, चांस ज्यादा है, सीधे आप पीटी की तैयारी कीजिए, क्योंकि पीटी की तैयारी एक बार अगर आप थॉरोली कर देते हैं, तो नेक्स्ट बार केवल आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी, और अपने आप वो जो है आप पीटी क्वालिफाई करते जाओगे। ऐसा बहुत कम चांस में होता है कि एक बार पीटी क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट टाइम आप पीटी नहीं क्वालिफाई करेंगे। 90% से ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट बार भी आप एक महीने ध्यान देकर पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चांसेस कम है, उन परिस्थितियों में आप सीधे मेंस की तैयारी करो, और जब वो 2 महीने बच जाए, 5 महीने तक मेंस की तैयारी कीजिए, 2 महीने बच जाते हैं, तो आप पीटी पर कंसंट्रेट कीजिए, एकदम खांटी पीटी पर, जो एकदम शुद्ध रूप से उस पर कंसंट्रेट कीजिए, सो दैट यू क्वालिफाई फॉर द पीटी। और जो पिछले 5 महीने की पढ़ाई है, वो नेक्स्ट जो 4 महीने हम आगे पढ़ेंगे उसमें ऐड होके हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक मोमेंटम क्रिएट कर देगा, जो कि मेंस के लिए हमारे लिए यूजफुल होगा। तो कौन किस स्थिति में है, किसकी क्या उम्र है और किसके क्या चांस हैं, ये मुझे पता नहीं। तो जैसे डॉक्टर के पास जो आता है मरीज, तो हर का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो सारा चेक करने के बाद दवा प्रिस्क्राइब होता है। तो हर व्यक्ति के लिए जो प्लान भी जो होगा, जो एक्शन प्लान जिसकी बात कर रहे हैं, जो कार्य योजना की बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होगा, न कि एक ही जो है ना, वो होम्योपैथी वाली गोली सबको दे दीजिए वही काम कर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? जी। वो जी हर सर। व्यक्ति के किसी लिए की अलग कोई अलग। क्वेरी? जी। तो किसी की कोई क्वेरी? कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकता है सर से। वैसे हमें तो बढ़िया समझ में आ रहा है सर। यस सर, जैसे आपने हाँ समझाया था निर्णय के बाद कार्य योजना, उसके बाद जी सर ड्रीम। तो सर ड्रीम और कार्य योजना में सर
अगर ड्रीम पहले देख के कार्य योजना का निर्धारण करें तो? आप अगर याद करें तो पहले हमने ड्रीम बताया था, उसके बाद कार्य योजना। फिर से अच्छा, इसको ठीक जाए है। हम पीछे, फिर से पीछे जा रहे हैं हम लोग। पहले आपने निर्णय लिया, ठीक यस है। सर। निर्णय का यस मतलब सर। हो गया करियर का चॉइस, यस सर। ठीक है। फिर आपने ड्रीम देखा, ठीक है। यस इसी सर। यस सर। सीक्वेंस में फिर हमने ड्रीम को डिस्कस किया, क्यों ड्रीम देखना इंपॉर्टेंट है, कैसे यस ड्रीम सर। होने चाहिए, ठीक है। फिर जब हम यस सर। उस सपनों पर चलेंगे तो क्या होगा, उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे तो यस हमारे सर। पास कठिनाइयां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो प्रॉब्लम क्या है, वो कीमत है जो हम सफलता को खरीदने के लिए अदा कर रहे हैं। इसकी चर्चा हुई, तब हम प्लान की बात करते हैं, यस सर। ठीक है। या अगर हम प्लान नहीं यस। बना रहे हैं तो हम असफल होने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थे, अभी डिस्कस कर रहे थे चीजों को कि पहले पीटी या पहले मेंस, ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को भी कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। मैं तो इसमें ये बोलना चाहूंगा सर, जैसे अगर ये टाइम अगर देखें, आपने सही बोला, सिस्टमेटिक प्लान कर ले तो प्रीलिम्स अगला एग्जाम आने में 7 महीना बाकी है, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 4 महीने हैं। जी अगर ये लोग अपने टोटल कोर्स को देख ले, जितना कोर्स पढ़ना है, उस कोर्स को अगर देखे 7 मंथ के पहले 6 महीने में, अगर सेक्टर वाइज डिवाइड करें तो इनको पता चलेगा कि इनके पास टाइम का बहुत शॉर्टेज है। अगर हर हाँ महीने में, मतलब जो टोटल कोर्स है, उस कोर्स को अगर 6 मंथ में डिवाइड कर दे तो हर महीने में कितना पढ़ना है उसको देखेंगे तो पर डे के हिसाब से इनके ऊपर ओवरलोडिंग बहुत हो जाएगी। तो जी ऐसा देखने से लगेगा टाइम की बहुत शॉर्टेज है, बहुत कमी है। तो प्लानिंग से हमें हाँ ये भी मालूम हो जाता है कि हमें लग रहा है 1 साल है, 2 साल है, एक्चुअली टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत कम है। उसको डेली हम व्यस्त हो जाएंगे, प्लानिंग से एक बेनिफिट तो ये हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। समय आपके पास है ही नहीं, समय आपके पास है ही नहीं। उस प्रोसेस में जब आप डलेंगे, जी उसके सर। बाद जो है वो आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे मतलब आप जाकर बैठ जाइए एग्जाम में तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, हाँ। उसका जब तक आप पार्ट नहीं बनते, हाँ। चाहे वो आज से बनिए या कल से बनिए या परसों से बनिए, जब से आप बनते हैं, या सोच लीजिए कि नहीं भाई, वो जो दशहरा के बाद का जो दिन होता है, हमारे तरफ सबसे शुभ माना जाता है। तो उस दिन यस। से जो नीलकंठ का दर्शन करके उस दिन से शुरुआत करें, ये आप पर डिपेंड करता है। और हर व्यक्ति का, अगर आपके पास चांसेस ज्यादा हैं तो मेरा सिंसियर एडवाइस है कि अभी आप मेंस पर हल्का फुल्का फोकस कीजिए। मेनली आप जाइए पीटी की तरफ। पीटी में दो जी। पार्ट है, एक जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तैयारी की, तो जनरल अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट को वो चक्की में पीस के और आपको दूध में घोल के या पानी में पिला दिया और हो गया। ये आपके पर्सनालिटी का आउटलुक है ना। मैं रोज आपके ग्रुप में बहुत सारे इंफॉर्मेशन भेजता हूँ, तो जी। उसमें सारा नहीं तो कम से कम कुछ इंफॉर्मेशन को आप नेट पे सर्च कीजिए, आपका हम्म, आउटलुक बढ़ेगा। जी। आज भी बहुत सी चीजें मैंने उसमें डाला है। उसमें एक वो चाइनीज इसके बारे में भी है, माओ से तुंग के बारे में, उसके बारे में आप जानिए। चाइनीज हिस्ट्री के बारे में पता जी। चलेगा। चाइनीज स्पेस प्रोग्राम के बारे में है उसमें। आज का जो है ना, जी। उसमें 25-30 होगा। तो आप सब मत देखिए, कुछ देखिए उसमें। अगर मैं आपको बताऊं, अगर याद दिलाऊं मोबाइल फोन से, तो क्या क्या पॉइंट्स है मैं बता रहा हूं आपको। आपके ही ग्रुप का मैंने ये खोला है, तो देखिए इसमें क्या क्या है। ये चाइनीज रेवोल्यूशन वाला है, माओ से तुम। उसके बाद चार्ली चैपलिन की एक बहुत फेमस फिल्म थी, हिटलर पर सटायर पर। तो चार्ली जी। चैपलिन के बारे में आप सर्च करिएगा, सारा उसके लाइफ के बारे में पता चलेगा। ये जो हाँ। चीन का आदमी जो गया था स्पेस में, उसके बारे में है। ये नित्से एक बहुत जी। बड़ा फिलोसफर था।
फिर जो है जी उसके बाद और ऐसे करके बहुत से लोग हैं, आप देखेंगे। कुछ तो भोजन वोजन है उसकी अभी चिंता छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर एक मणिपुर का फेस्टिवल है। तो जो कल्चर हाँ आता है जनरल अवेयरनेस का, कल एक तेलंगाना का भी एक त्योहार 10 दिन का शुरू हुआ है, उसके बारे में भी जी मैंने भेजा। अग्रसेन जयंती है, फिर एक डे है बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल डे फॉर रूरल वीमेन। यस स्पेशली अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक व्हाइट कैन डे है, जो ब्लाइंड या पार्सली ब्लाइंड है उनके लिए होता है। फिर ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है, अकबर का है यहाँ पर। अकबर भी आज जी ही के दिन पैदा हुआ था। तो आप देख सकते हैं इसमें तमाम तरह की चीजें हैं जो आज के दिन त्रिपुरा की रानी ने भारत के राज्य में विलय किया था और इसके लिए साइन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ समझौता हुआ था। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का भी विलय आज के दिन हुआ था, वो भी इसमें है, डॉक्यूमेंट है बकायदा। तो ये आप इसमें जाकर देख सकते हैं। विश्व छात्र दिवस भी है, मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में है, जिसने शीत युद्ध का अंत किया था। तो अगर जी दो चार टॉपिक पर भी अगर आप करते हैं जो आपको लगे कि अरे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपका आउटलुक बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आपका तो उसके बाद पर डे का जो आप देते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। जी उस डे का डिटेल और एक और उसमें स्पेसिफिक और जितना बाद में देते, ये सब मैं भी सर्च करता हूँ और मेरा ही ज्ञान डेली बढ़ता है। कुछ ना कुछ तो जी मैं इसके बारे में डेली लिखता और सोचता हूँ। मुझे जी लगता है कि जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके लिए बेनिफिट है। और इसके हाँ बेस पे बाद में आदमी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपना कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं हाँ राइटिंग स्किल भी सुधरती है। जी। बेस्ट है। जी और एक तो ये हो गया, इससे आप कुछ कर सकते हैं। आपको दो और मैं टिप्स दे रहा हूँ। जो न्यूज़पेपर है उसको आप पढ़िए। तो न्यूज़पेपर में सारा न्यूज मत पढ़िए, हेडलाइंस पढ़िए और बीच का जो पन्ना एडिटोरियल है बस उसी को पढ़िए। ये नहीं कि 3 मरे, कहाँ गोली लगी, कितनी गोली लगी, है ना, खून कितना निकल गया, हॉस्पिटल में मरा कि रास्ते में जाते हुए मर गया, इससे कोई मतलब नहीं। खेल का न्यूज़पेपर पन्ना के है। लिए भी न्यूज़पेपर जी के लिए भी एक अनुराग है जो नेक्स्ट आईएएस से कोचिंग कर रहे हैं। पर डे वो उसका सेलेक्टेड पार्ट्स इसमें भेजते हैं। वो भी बढ़िया है, वो डेली पढ़ता भी है और इसको भेजते भी है। मतलब सेलेक्टेड जो आर्टिकल पढ़ना है वो जी डेली के न्यूज़पेपर कहा जाता है। वो भी बेटर है। और इसके साथ ही अभी हाँ, ये जो कुछ सेलेक्ट। जी और एक है कि 6 से लेकर 12 तक, 12 तक यस नहीं भी हो तो 10th तक आप सारा टेक्स्ट बुक पढ़ जाइए, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के। उसमें जो लास्ट में एक्सरसाइज है जो बच्चे बनाते हैं होमवर्क, उसको भी बनाने की यस कोशिश करिए। मैथ्स का भी, एनसीईआरटी का हाँ साइंस का भी, सोशल स्टडीज का भी। ये 3 काम अगर आप यस करते हैं तो फिर आपका जो जीएस का जो प्रोसेस है, अखबार पढ़िएगा, करंट अफेयर्स, जो और भी जो इम्पोर्टेंट डेज और ये है उसके बारे में पता चल जाएगा, ग्रुप में डेली आ रहा है। और जो बुक्स है उससे आपका जो बेसिक्स है वो मजबूत हो जाएगा। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बताने जा रहा हूँ कि 10th में कितना मार्क्स था आपका, इस पे आपका जीएस का पेपर पर परफॉर्मेंस डिपेंड करता है ना। उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं वो, है ना। तो किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गया तो वहां पर वो आपका जीएस का पेपर इफेक्ट करेगा। आपको जी पता चल जाएगा कि अच्छा ये हमारी कमजोरी है, थोड़ा केमिस्ट्री का जो बेसिक्स है थोड़ा और जान लेते हैं, थोड़ा पीरियडिक टेबल के बारे में और जान जाते हैं, है ना। या फिजिक्स में न्यूटन का लॉ जो है वो थोड़ा और देख लेते हैं। क्योंकि बेसिक्स आर ऑलवेज बेसिक्स। कोई डीएम बन जाए और बोले हमको न्यूटन का लॉ पता नहीं है, इट इज अनएक्सेप्टेबल। तो जो यस 10th तक बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा उसका जीएस ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो। मैट्रिक का एग्जाम भी साथ साथ दे रहे हैं उसके, जो सिविल सर्विसेज के। यस ये 3 चीज आप करिए, अपने प्लानिंग में लाइए। जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जो टेक्स्ट बुक, उसको स्पेशली पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो ये अच्छा होगा। और हमको लगता है अब शायद 5 मिनट ही बचा हुआ है, तो हाँ कोई अगर प्रश्न है तो मैं लेना चाहूंगा। जी। अब यस सर, अब क्वेश्चन आंसर सेशन आपने बढ़िया सारी चीजें बताई हैं।
और इसको ये लोग देखे तो टाइम का बहुत शॉर्टेज है। पूरे जी अपने टाइम को सेगमेंटल वे में कि मंथ वाइज बना ले क्या क्या पढ़ना है, उसको बनाए और हर मंथ को रिवाइज करते चले जाए, तो टाइम का प्रॉपर यूज होगा और अपना भी प्रोग्राम बना रहेगा। और हर संडे को तो हम लोग बूस्टर डोज देने के लिए बैठे ही है, हर संडे को हम लोग बूस्ट भी करेंगे। अब आपके क्वेश्चन पे, आपके सारे क्लास पे मैं बोलूंगा, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछे, कुछ भी किसी तरह का डाउट कोई भी चाहे तो पूछना है पूछे। सर सर मैं मन्नू कुमार। सर जी इस समय पीटी पर अधिक कितना कितना समय देना चाहिए? पीटी पर और मेंस पे कितना समय देना चाहिए सर? दोनों, पीटी पे कितना दूं और मेंस पे कितना दूं सर? मैंने बताया ना, आपके पास कितना चांस है पहले ही बताइए। सिविल सर्विस में अपियर होने अभी का कितना चांस? अभी तो हाँ, मैं पहली बार करूंगा, पहली बार सर। पहली बार दे रहे हैं आप, पीटी में लगो। क्योंकि उसका जनरल अवेयरनेस के अलावा जो है ना, वो जो दूसरा पार्ट है वो केवल प्रैक्टिस है। जो जी रीजनिंग वाला पार्ट है हाँ वो कितना घिसते हैं आप, उस पर डिपेंड होता है। हाँ कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइज जहां से भी अवेलेबल हो लेके प्रैक्टिस करिएगा, तभी उसमें आप सफल होंगे। तो आप जो है केवल घंटा 2 घंटा मेंस में जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ते रहिए। बाकी जी 100% में से 80% टाइम यू शुड डिवोट इन क्वालिफाइंग फॉर पीटी। प्लीज। अगर आपके पास 2 चांस बचा हुआ है, 3 चांस बचा हुआ है, देन यू गो फॉर डायरेक्टली फॉर मेंस। क्योंकि जितना प्रैक्टिस जी करेंगे, जो रीजनिंग आप लोग जिसको बोलते हैं उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें उतना ज्यादा आपकी महारत हासिल है। तो उसको दिन भर बनाते ठीक रहिए, है। 4 घंटा 5 घंटा। जनरल और एक जनरल बार फिर, अवेयरनेस, हाँ जनरल अवेयरनेस के लिए आपको जो 3 एक्टिविटी मैंने बताया, तीनों एक्टिविटी में 1-1 घंटा दीजिए। 1 घंटे के बाद थोड़ा गैप दे दिया, नाश्ता कर लिया, कुछ कर लिया, या मतलब कोई और थोड़ा बीच में 2 गाना सुन लिया, टीवी देख लिया। जी और जो वो है आपका ये रीजनिंग है, उसके लिए 3 घंटा चाहिए। 2 पेपर दोनों बैलेंस होना चाहिए, 6 घंटा हो गया। और 2 घंटा आप पढ़ो जो सब्जेक्ट लेके मेंस क्वालिफाई करो। जी ठीक है, आठ थैंक यू सर। घंटा से ज्यादा कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि खाने के बाद पचाना भी पड़ता है। जी हाँ, जो सर। पढ़े हैं उसको। ये हाँ, नहीं कि वो लगातार किताब खोल के बैठे हुए हैं। जी। सर ठीक एक है और आपको। क्वेश्चन है सर। जी, सर यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ क्या हम स्टेट टीसीएस की प्लान बना सकते हैं सर? अगर आपको लगता है कि दोनों का सिलेबस मिलता जुलता है एटलीस्ट 50% भी, तो आप कर जी सकते हैं। उसमें दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट या सप्लीमेंट करेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ अगर आप ये और एग्जाम देने लगेंगे जिसमें उसका कोई ये नहीं है लेना देना, देन यू विल फेस प्रॉब्लम। जी हाँ, सिविल क्योंकि और स्टेट तो एक साथ दे ही सकते हैं, हाँ सही हाँ बात है। हाँ, फिर वो आपका डेविएशन होगा। जी सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पर, कोई और क्वेश्चन किसी से? हाँ, हाँ, और कोई क्वेश्चन है? आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक आने वाले एग्जाम के लिए। अच्छा करें, थैंक यू सब लोग सर। क्वालिफाई करें कम से सर। कम। आप ये टारगेट ये लेके चलिए कि मेंस नहीं करें, कोई बात नहीं। अगर आप पीटी को क्वालिफाई कर पाते हैं, ये जीवन के लिए बड़ा अचीवमेंट। तो पीट नहीं, रात में, ये नहीं है कि सुबह में पढ़ने से ज्यादा किसी किसी को नहीं होता। हम तो रात में उठ के पढ़ते थे। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ हाँ, कि आप भी मेरे तरह रात में उठ के पढ़ो। आप सुबह उठ के पढ़ते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कोई टाइम पढ़ने का होना चाहिए कि उसका जस्ट उल्टा रूटीन था। वो जो
बजे सुबह में उठ के वो पढ़ना शुरू करती थी। सर ने अलग तरह से बनाया, उसके पास अलग अलग बुद्धि है, अलग विवेक है। तो